हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्निंग विद समवन। आज मैं आपको क्लास 10th का भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रकाश। उसमें हम आज परावर्तन को डिस्कस करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनका अपना निजी प्रकाश होता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, मोमबत्ती, लैंप। अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकती, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जो प्रकाश उन पर पड़ता है वो उसको परावर्तित या विकर्णित मतलब रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मेज, कुर्सी इत्यादि। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें इस फूल पर पड़ती हैं। चारों डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसमें से एक डायरेक्शन की लाइट इस बच्चे की आंख पर पड़ती है और ये बच्चा इस फूल को देख पाता है। दूसरी ओर आप इस बल्ब से किरणें जाती हुई देख सकते हैं जो सोफे से टकराती हैं और परावर्तित होकर इस लड़की की आंखों पर जाती हैं, जिस वजह से ये इस सोफे को देख पाती है। आप सपोज करो अगर ये लाइट बल्ब ऑफ हो, इस कमरे में अंधेरा हो, तो ये सोफा नहीं दिखाई देगा क्योंकि सोफे का खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह अप्रदीप्त वस्तु है। इसी वजह से लाइट बल्ब ऑन होने पर यह प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए मूल रूप से दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना हुआ माना गया है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इनकी जरूरत नहीं होती है। वह खुद से संचरण कर सकता है, बिना मीडियम के भी संचरण कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस और ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन, इन जैसी घटनाओं को आप एक्सप्लेन करने के लिए तरंग सिद्धांत की मदद लेते हैं। इन घटनाओं को आप कणिका सिद्धांत से साबित नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कणिका सिद्धांत में प्रकाश को कणों का बना हुआ माना गया है। इन कणों को फोटोन कहते हैं, जो कि सीधी रेखा में चलते हैं और जिनकी चाल तेज होती है। इसमें परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताई जा सकती हैं। परावर्तन और अपवर्तन को आप तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से कई सालों के भौतिकी प्रयोगों से यह पता लगा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश को तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग तरंग भी माना गया है और कणिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग कणिका भी माना गया है। इसीलिए मॉडर्न साइंस अब प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत को मानती है। ये सब आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह मुख्य रूप से अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, संचारित मतलब ट्रांसमिट, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट। आप अगर नोट करें तो कुछ वस्तुएं आपको काली प्रतीत होती हैं। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वह वस्तु सारा का सारा प्रकाश अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस वजह से उनका कलर हमें काला दिखाई देता है। संचारित को समझने के लिए आप एक कांच की शीट ले सकते हैं, जिसमें से प्रकाश की किरण इधर से आएगी और इसको पार करके निकल जाएगी। इसी वजह से ये जो वस्तुएं होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब
इनको पारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट। परावर्तित मतलब कि अगर एक प्रकाश की किरण आई और सरफेस पर पड़ी तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तन। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की ये सामने की सतह है और ये समतल दर्पण के पीछे की सतह है, जिसको रजत लेप मतलब सिल्वर मेटल से कोट किया गया है। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है और उसको बचाने के लिए कि ये रजत लेप खराब ना हो, उसको हम लाल पेंट से कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये इसका साइड व्यू है। एम डैश से हम प्लेन मिरर को शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो डैश लाइंस हैं ये बताती हैं कि लाइट अगर इधर से आ रही है तो ये इसको पार नहीं कर पाएगी, इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये ऐसे आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये समतल दर्पण का सामने का पार्ट है और ये समतल दर्पण के पीछे की सतह है। इसको समझने के लिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपतित, परिवर्तित, अभिलंब ये सब क्या होते हैं। आपतित किरण, इस फोटो में आप ध्यान से देखिए, ये हमने एम डैश को हमने समतल दर्पण दिखाया गया है। एक AO किरण समतल दर्पण पर आती है जिसको हमने नाम दिया है आपतित किरण। तो आपतित किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण जो दर्पण सतह पर पड़ती है। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, जिस पर आपतित किरण दर्पण पर पड़ती है। इस बिंदु से टकराने के बाद यह परावर्तित होती है, जिसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश की किरण जो दर्पण द्वारा वापस भेज दी जाती है। अब आप ये NO, आप ये डैश डैश वाली लाइन देख सकते हैं, इसको बोला जाता है अभिलंब। यह आपतन बिंदु पर दर्पण के लंबवत एक रेखा होती है। ये जो एंगल है एंगल I और ये जो एंगल है एंगल R। एंगल I को बोला जाता है आपतन कोण। यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। और एंगल R को बोला जाता है एंगल R, एंगल I। इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम नियम यह बताता है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब मतलब नॉर्मल आपतन बिंदु पर, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। यह एक समतल दर्पण है। प्रकाश की किरण इस तरह से आई और ये इस तरह से परावर्तित होकर चली गई। ये डैश वाली लाइन नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यह नियम कहता है कि आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक पेपर के प्लेन में तीनों लाइनें स्थित हैं। तो यह पहला नियम बताता है। दूसरा नियम यह बोलता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एंगल I जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और एंगल R जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इस सिद्धांत के अनुसार एंगल I और एंगल R मतलब कोण I और कोण R बराबर होते हैं। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि अगर प्रकाश की किरण दर्पण सतह पर लंबवत प्रतीत होती है, मतलब कि अगर यह आपका समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण अगर लंबवत मतलब इसके परपेंडिकुलर ही है, जो कि नॉर्मल भी है, नॉर्मल लाइन भी तो यही है, एन जो हमने लाइन दिखाई है पीछे वाले पेज पर। आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पर एन और ओ लाइन दिखाई है, ये अभिलंब की लाइन है। अगर सपोज करो आप कि प्रकाश की आपतित किरण की
लाइन भी यही है, तो यह कोई भी कोण नहीं बनाएगी अभिलंब के साथ। देखिए आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। अगर ये आपतित किरण NO है तो ये रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की किरण अगर दर्पण सतह पर लंबवत पतित होती है तो वह उसी मार्ग से परावर्तित होती है, क्योंकि एंगल I मतलब कोण I यहाँ पर 0 है, क्योंकि जो आपतित किरण है वो लंबवत पड़ रही है, इसलिए कोण I 0 है और नियम 2 के अनुसार कोण R भी 0 होगा। इसी वजह से वह उसी मार्ग से अपने परावर्तित हो जाएगी जिस मार्ग से वह आपतित हुई थी। आइए अब देखते हैं परावर्तन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में सतह सरफेस जो है स्मूथ होता है। विसरित परावर्तन में सरफेस स्मूथ नहीं होता है। इसमें अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी तो वह जो रिफ्लेक्टेड बीम्स ऑफ लाइट होगी वह भी पैरेलल होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं, जो ब्लैक कलर की किरणें हैं वे आपतित किरणें हैं और जो ब्लू कलर की किरणें हैं वे परावर्तित किरणें हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर्स की जो आपतित किरणें हैं वह आपस में पैरेलल हैं और ब्लू कलर्स की जो परावर्तित किरणें हैं वह भी आपस में पैरेलल हैं। यह होता है नियमित परावर्तन, क्योंकि सरफेस स्मूथ था, प्लेन था। जबकि विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से जो आपतित किरणें जो पैरेलल आ रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वे परावर्तित किरणें जो बनती हैं वे आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो चैप्टर में आगे बहुत यूज होंगे। सबसे पहले वस्तु को हम दो प्रकार से डिनोट करेंगे, जिसमें हम कभी कभी बिंदु से डिनोट करेंगे जिनको बोलते हैं बिंदु वस्तु। दूसरा होता है जिसको हम एरो से डिनोट करेंगे जिसको बोलते हैं विस्तारित वस्तु। अब वस्तु की छाया को प्रतिबिंब बोला जाता है, जो दो होते हैं जिसमें वास्तविक और उल्टा एक प्रतिबिंब होता है। आभासी और सीधा दूसरा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक वो प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उल्टा मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आभासी मतलब कि इसमें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक वह प्रतिबिंब होता है जो एक्चुअल लाइंस के मिलने पर बनता है, जो इंटरसेक्ट करती है लाइन तब बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब में लाइंस कभी आपस में नहीं मिलती, वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम इनको डैश से दिखाते हैं। और सीधा का मतलब यह है कि सीधा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा। पार्श्व प्रतिलोमन, इसको कहते हैं इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, अगर आप ये रेड अक्षर लिखकर मिरर में दिखाएं या कोई भी अक्षर लिखकर मिरर में दिखाएं तो वह मिरर में समतल दर्पण में उल्टा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोमन। एक टर्म होती है अभिसारित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वर्ज। और एक टर्म होती है अपसारित, इसको बोलते हैं डाइवर्ज। अभिसारित वह होती है जब प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही होती हैं और वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं अभिसारित बिंदु। या फिर वह मिलती हुई प्रतीत भी होती हैं तो उसको बोला जाता है कि लाइंस आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। अपसारित में यह होता है कि लाइंस आपस में मिलने की बजाय दूर दूर जाती हैं। जैसे कि इस देख सकते हैं, इस पॉइंट से सारी लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको बोलते हैं अपसारित, मतलब लाइन डाइवर्ज हो रही है। हासित का मतलब होता है डिमिनिश और आवर्धित का मतलब होता है मैग्नीफाइड। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा हासित में देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इतना छोटा था तो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी छोटी बनी। आवर्धित में ऑब्जेक्ट हमारा
छोटा है और इमेज हमारी बड़ी बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है देख लेते हैं। सबसे पहले बिंदु वस्तु को हमने कंसीडर किया है और दूसरे केस में हमने विस्तारित वस्तु को कंसीडर किया है। बिंदु वस्तु के केस में देखिए, ये एक इंसिडेंट रे है जो यहाँ पर आई ए पॉइंट पर, और ये एंगल आई एंगल आर जो बराबर होते हैं। एंगल आई से आई नॉर्मल, ये लाइन नॉर्मल है, और ये एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये दूसरी लाइन आई, ये वाली, ये पॉइंट बी पर आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये बल्कि डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग जा रही है। लेकिन हमें समतल दर्पण में इमेज तो दिखती है, प्रतिबिंब तो दिखता है, तो वह किस प्रकार से होता है। इसके लिए अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि मिल जाएंगी। इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, जिसमें लाइंस आपस में कभी मिली ही नहीं, लेकिन यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह पीछे जाकर कहीं से, पीछे से मतलब ये कहीं पर पीछे से कहीं से आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिंदु वस्तु थी और यहाँ पर भी बिंदु प्रतिबिंब बना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी थी, अगर मैं इसको डी डिस्टेंस बोल दूं, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वह भी सेम है। अब हम डिस्कस करते हैं विस्तारित वस्तु। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को ए बी से डिनोट किया है। एम एम डैश यहाँ पर समतल दर्पण है। ये एक आपतित किरण यहाँ पर आ रही है जो मिरर से 90 डिग्री पर आ रही है, तो ये इसलिए इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण एंगल आई पे आ रही है जो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, तो वो एंगल आर बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट के नीचे से देखेंगे तो एक ये आपतित किरण जो मिरर के 90 डिग्री पे आ रही है वह उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगी, जबकि दूसरी किरण जो एंगल I2 बनाते हुए आ रही है वह एंगल R2 बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश यहाँ पर बन रहा है। अगर आप ये नोट करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर मैं D मान लूँ तो मिरर से पीछे भी अगर यही डिस्टेंस होगा प्रतिबिंब का, किंतु ये लाइन कभी मिली नहीं है, इसलिए इसको भी आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अब इस प्रतिबिंब की विशेषताएं देखते हैं। जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब है, इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब आभासी होता है, हमने दोनों केसेस में देखा, इसमें भी और इसमें भी। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पर इसका टॉप इस डायरेक्शन में है तो इसका टॉप भी इसी डायरेक्शन में है, प्रतिबिंब का भी। तीसरा, वस्तु समान आकार का होता है प्रतिबिंब, वस्तु के समान आकार का, मतलब कि अगर वस्तु की लेंथ h1 है तो प्रतिबिंब की लेंथ भी h1 है यहाँ पे। फोर्थ, वस्तु जितनी दूरी पर दर्पण के सामने होती है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस d यहाँ पर वस्तु का डिस्टेंस है मिरर से, तो डिस्टेंस d ही प्रतिबिंब का डिस्टेंस होगा मिरर से। फिफ्थ, प्रतिबिंब पार्श्व रूप प्रतिलोमित होता है। इसका मतलब है जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है, जो उसका लेफ्ट होगा और राइट होगा वो मिरर के प्रतिबिंब में उसका राइट होगा और ये पार्ट लेफ्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट मिरर में राइट होगा और ऑब्जेक्ट का राइट मिरर में लेफ्ट होगा। यही होता है पार्श्व रूप प्रतिलोमन। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण, जो कि आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।